नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीक से हमने उपन्यास पढ़ना शुरू किया है और उपन्यास का जो विकास है वो हम पिछले 2 दिनों में पढ़ चुके हैं। तो प्रेमचंद युगीन प्रेमचंद पश्चात जो युग था उसमें क्या उपन्यास का विकास हुआ है ये हमने पढ़ लिया है। उपन्यास और यथार्थवाद में क्या संबंध है ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने हिंदी के विशिष्ट उपन्यासकार हमें पढ़ने थे, जो मैंने आपको कल बताया था कि पेपर 1 के हिसाब से हमें कुछ उपन्यासकारों को पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया है। तो पहले एक बार सिलेबस पर अगर नज़र मारें तो ये देखिए, ये सिलेबस होता है आपका। तो उपन्यास का सिलेबस क्या है हमारा? एक तो उपन्यास और यथार्थवाद जो हम पढ़ चुके हैं, फिर हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में प्रमुख उपन्यासकार हैं हमारे सिलेबस में, 5 उपन्यासकार हैं। पहले हैं प्रेमचंद, जैनेंद्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी। ठीक है, 5 उपन्यासकार हमारे सिलेबस में हैं। इनमें से 3 उपन्यासकारों की इनफैक्ट 4 उपन्यासकारों की रचनाएं भी हमारे सिलेबस में है। प्रेमचंद की देखिए गोदान है, यशपाल की देखिए दिव्या है, रेणु का आपका मैलांचल, और एक अलग रचना मन्नू भंडारी की महाभोज भी हमारे पेपर 2 के सिलेबस में दी गई है। तो पेपर 2 तो हम कल से शुरू करेंगे। आज हम ये जो 5 उपन्यासकार हैं, इन 5 उपन्यासकारों को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक का सवाल आते हैं, इसलिए आज का वीडियो 5 उपन्यासकारों को चूँकि हम एक ही बार में कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए संयम के साथ में वीडियो देखिएगा। आराम से टुकड़ों में देख लीजिएगा, पर वीडियो पूरा देखिएगा ताकि 5 जो उपन्यासकार हैं आपके वो पूरे सिलेबस के कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये 5 उपन्यासकार हमें पढ़ने हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेमचंद, यशपाल, भीष्म साहनी, रेणु और एक कौन सा हुआ आपका, जैनेंद्र। ठीक है, ये 5 उपन्यासकार हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। तो आज ये 5 उपन्यासकार अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको अगर पिछला वीडियो आपने ध्यान से समझा था तो 2 तरह की धाराएं उपन्यास में देखने को मिलती हैं। पहली जो धारा थी, एक तो थी वो कौन सी थी? यथार्थवादी धारा है। ठीक है, एक यथार्थवादी धारा थी और दूसरी एक मनोविश्लेषणवादी धारा थी। तो अगर जैनेंद्र को आपको किस कैटेगरी में रखना है तो मनोविश्लेषण वाली जो धारा थी उसके प्रमुख उपन्यासकार जैनेंद्र हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैनेंद्र ने उस जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, तो अब अगर आप मनोविश्लेषणवादी धारा को समझ चुके हैं तो आपको उसकी विशेषताएं जरूर याद आ रही होंगी कि मनोविश्लेषणवादी अगर उपन्यास होते हैं तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सेम विशेषताएं यहाँ हमें जैनेंद्र के उपन्यासों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है क्या? दर्शन, फिलॉसफी, मनोविज्ञान और अध्यात्म को कला चेतना के साथ संयुक्त करने का श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक है, मतलब इन्होंने फिलॉसफी, साइकोलॉजी और जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको क्या किया, इनको तीनों का संयोग बनाकर अपने उपन्यासों को लिखा है। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी ये लगभग देखिए सभी गद्य रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा कि गद्य रचनाकार केवल उपन्यासों तक सीमित नहीं रहता है, वो कहानी भी लिखेगा, वो निबंध भी लिखेगा, वो संस्मरण भी लिखेगा, जीवनी भी लिखेगा। ऐसी अनेक गद्य विधाओं पर इन्होंने कलम चलाने का प्रयास किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि है वो किसको लेकर है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास। और मनोवैज्ञानिक उपन्यास में भी मैं अगर कहूँ तो नारी केंद्रित जो उपन्यास हैं वो जैनेंद्र की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। आगे आने वाले जो पॉइंट्स है उसमें हम ये चीज़ प्रूव भी करेंगे, पर अभी आप ये ध्यान रख सकते हैं कि मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास धारा है उसमें भी जो नारी के ऊपर केंद्रित जो उपन्यास है उसमें अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो निश्चित रूप से पहले कौन होंगे? जैनेंद्र होंगे। ठीक है, अब इन पर फ्रायड प्लस गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए हैं, तो हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती है पर आप कहीं कोट कर सकते हैं ये चीज़। अब इनके प्रमुख उपन्यास अगर हम देखें तो मैंने जैसे अभी कहा कि नारी केंद्रित उपन्यास देखेंगे तो इनके 3-4 महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहूँगा कि आप केवल 3 याद रखो, परख, सुनीता और त्यागपत्र। ठीक है, ये 3 उपन्यास आपको ध्यान रखने हैं। इनके पात्र भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि देखिए जैनेंद्र का कोई उपन्यास हमारे सिलेबस में नहीं है।
तो जैनेंद्र पेपर फर्स्ट में ही आएगा आपको, और पेपर फर्स्ट में आएगा तो किसी तीनों उपन्यासों की संक्षिप्त चर्चा आप उसके उत्तर लेखन में कर सकते हो। तो परक क्या है, एक एक देखते हैं। परक क्या है, प्रेम दर्शन को प्रतिष्ठित करता है, प्रेम पर लिखा गया उपन्यास है। इनके हिसाब से क्या है, प्रेम आत्मा दान है, मतलब आत्मा का समर्पण है, आत्मा का दान है। आत्मा का दान से तात्पर्य क्या है, अहम का विसर्जन, कि अपना अहम अगर आपने निकाल के रख दिया, अहम को विसर्जित कर दिया, अहम को अपने से निकाल कर समर्पित कर दिया, तो वो क्या है, आत्मदान है। मतलब प्रेम में अहम का विलयन होना आवश्यक है, ठीक है। इसी अहम के विसर्जन को इन्होंने क्या किया है, प्रतिष्ठित किया है। ईगो, जब तक आप अपने ईगो को खत्म नहीं करोगे तब तक प्रेम की संभावना को इन्होंने नहीं माना है। प्रेम तभी होगा जब आप अहम का समर्पण कर दोगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फिलोसॉफी को इन्होंने इस उपन्यास के थ्रू दर्शाया है। देखिए शुरू में मैंने बताया, दर्शन भी एस्टेब्लिश करेंगे, मनोविज्ञान भी एस्टेब्लिश करेंगे, और क्या करेंगे, अध्यात्म भी। तो इसमें जो दो चीज़ें देखेंगे वो दिखेगा दर्शन प्लस मनोविज्ञान। इसके पात्र कौन है, कट्टो, गरिमा, सत्यधन और बिहारी। आपका काम ये है, इसकी थोड़ी सी होमवर्क में इसकी कहानी की थोड़ा सा आप स्टडी कर लें कि इसकी कहानी क्या है, ठीक है। दूसरा जो उपन्यास है वो है सुनीता। देखिए नारी पात्र के नाम पर ही उपन्यास का नाम है सुनीता। इसमें में अगेन दर्शन तो होगा, कौन सा दर्शन, काम और प्रेम दर्शन, ठीक है। दर्शन तो जरूर इनके उपन्यासों में मिलेगा ही, तो इसमें कौन सा दर्शन मिल रहा है, काम और प्रेम दर्शन, ठीक है। ये कहते हैं कि काम कुंठा से उत्पन्न हिंसक वृत्ति को प्रेम से सिक्त कर अहिंसक बना देते हैं, ठीक है। काम कुंठा से उत्पन्न हिंसक वृत्ति को प्रेम से सिक्त कर अहिंसक बना देते हैं। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है। मतलब काम कुंठा जब आती है मन में तो एक हिंसा का भाव आता है, लेकिन अगर उसमें प्रेम को जोड़ दिया जाए तो ये काम कुंठा क्या हो जाएगी, अहिंसक प्रवृत्ति ले लेगी। यही चीज इसमें दर्शाई गई है सुनीता में। अगला जो उपन्यास है वो इनका सबसे फेमस उपन्यास है, वो है त्यागपत्र। त्यागपत्र के मृणाल बड़ा बड़ा फेमस कैरेक्टर है ये। तो त्यागपत्र में क्या बताया है, मृणाल के अभिशप्त जीवन की, अभिशप्त मतलब जो उस जीवन को भोगने के लिए वो मजबूर है उसको कहते हैं अभिशप्त। तो मृणाल के अभिशप्त जीवन की एक कहानी इस उपन्यास में दर्शाई गई है। ये एक सशक्त उपन्यास है जिसमें मृणाल जो मेन पात्र है असह्य व्यथा झेलकर सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता को क्या करती है, उद्घाटित करती है। वह विद्रोह नहीं करती बल्कि स्वयं का बलिदान देती है। अपनी शहादत से अहिंसा व प्रेम को चरितार्थ करते हुए पुरुष के स्वामित्व के औचित्य को क्या देती है, चुनौती देती है। जैनेंद्र ने आत्मादान में ही उसकी मुक्ति के दर्शन का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो आत्मा का जो आत्मादान की जो हमने बात की थी, जो पहले उपन्यास में भी हमने बात की परख, वही चीज त्यागपत्र में भी हमें देखने को मिलता है। त्यागपत्र के मेन पात्र कौन है, मृणाल। मृणाल का क्या है, अभिशप्त जीवन की कहानी है, ठीक है। कैसे है कि मृणाल असह्य व्यथा झेल रही है सामाजिक व्यवस्था के चलते, पर वो समाज से शिकायत नहीं कर रही, वो स्वयं का क्या कर दे रही है, बलिदान दे रही है। और बलिदान भी कैसा है, अहिंसक है और प्रेम को चरितार्थ करते हुए है। उसने पुरुष के स्वामित्व के औचित्य को क्या दिया है, चुनौती दी है। मतलब ये समझिए आप कि पुरुष जो है उसका वो उस समय में केंद्र में है। अगर पुरुष के औचित्य को चुनौती दी है तो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था पर भी चुनौती प्रस्तुत की है। तो ये है कौन, त्यागपत्र की मृणाल, ठीक है। ये दो और है, मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ें, पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 3 आप याद रखें, महत्वपूर्ण ये 3 ही हैं, क्योंकि उत्तर में इतना लिख नहीं पाते हैं, तो जितना लिख पाए उतना ही हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात आती है भाई किस प्रकार लिखते हैं, इनकी शिल्पकर विशेषताएं क्या है, लेखन शैली क्या है। तो देखिए आप अगेन याद कीजिए, मनोविश्लेषणवादी धारा थी, मनोविश्लेषण वाली जो धारा थी उसमें क्या बताइए, चलो याद कीजिए, आप ही बताएंगे उत्तर। आप बताइए मुझे, क्या घटनाएं विरल होंगी कि सघन होंगी, खूब सारी घटनाएं होंगी कि कम होंगी, बताइए। कम होंगी। मनोविश्लेषणवादी धारा में क्या होगा, घटनाएं क्या होंगी, कम होंगी। चिंतन मनन ये सब क्या होगा, पीक पर होगा, मतलब सबसे ज्यादा इसी पर बात की जाएगी। घटनाएं विरल होंगी, चिंतन मनन पर अधिक फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अच्छा कथानक बंधा होगा कि कथानक टूटा हुआ होगा,
कथानक बंधा हुआ नहीं होगा, क्योंकि विचारों का जो आवेग होगा, विचार जैसे जैसे आएंगे उसी हिसाब से कथानक चलेगा। तो कथानक पूरा बंधा हुआ नहीं होगा। तो देखिए यही विशेषता यहाँ पर लिखी है। कथानक योजना क्या है? वर्णनात्मक व घटनाओं की श्रृंखलाबद्धता पर आधारित नहीं होगा। कथा तत्व की सूक्ष्मता किससे बनेगी? संवादों के माध्यम से। इनकी विशेषता ये है कि संवाद छोटे हैं और चुस्त हैं। घटनाएं क्या होंगी? कम होंगी। और विश्लेषण और चिंतन क्या होगा? देखो, एक बार अगर अपने विश्लेषणवादी धारा की विशेषताएं समझ ली, हर जगह आपको सेम चीजें लिखनी है। देखो हिंदी की यही ब्यूटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो आप हर जगह उन्हीं पॉइंट्स को यूज कर सकते हो जो हम कर रहे हैं। ठीक है, चिंतन ज्यादा होगा, घटनाएं कम होंगी, संवाद व्यवस्था से आगे बढ़ेगा, कथानक की सूक्ष्मता संवादों से बढ़ेगी। नवीन क्या प्रयोग किए हैं? जैसे त्यागपत्र में प्रयोग किया कि कथानक के अंतिम भाग से उपन्यास की क्या होती है? शुरुआत होती है। देखिए आपने कई फिल्म भी आपने देखी होंगी जो बिल्कुल लास्ट एंडिंग से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। फिर क्या होगा? प्लॉट बनता है और बाद में एंड में जाके वहीं पे प्लॉट सर्कल की तरह वहां पर जुड़ता है। तो वही चीज इन्होंने अपने उपन्यासों में करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर दूसरा है पात्र योजना। तो पात्र योजना में एक चीज तो हमने शुरू में सीख ली, क्या? नारी पात्र क्या होंगे? सशक्त होंगे। ठीक है, तो चरित्रों की संख्या आप ही बताइए, जब मनोविश्लेषणवादी धारा होगी तो चरित्र खूब सारे होंगे कि कम होंगे? बताइए। ऑब्वियसली कम होंगे। ठीक है, तो चरित्र क्या होंगे? कम होंगे। एक ही चरित्र के चिंतन मनन पर फोकस किया जाएगा। इनके जो पात्र है वो मध्यवर्गीय पात्र हैं। नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में क्या होगा? अधिक सक्रिय व सचेष्ट दिखाई पड़ते हैं। 3 पात्र याद रख लो, परख की कट्टो और त्यागपत्र की मृणाल और सुनीता की सुनीता। ठीक है, अपने स्वभाव और सृष्टि आदि के नियमों के अनुरूप पुरुषों की तुलना में नारी पात्रों में स्नेह, सौहार्द आदि का भाव क्या होगा? अधिक तीखा होगा। ठीक है, अधिक सजीव भी होगा और कहीं कहीं तो आक्रामकता की सीमा पर भी क्या होगा? हावी होगा। तो ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं पात्रों में। क्या क्या हुआ? दोबारा देखिए, चरित्र क्या होंगे? सीमित होंगे। मुख्य पात्र कौन? मध्यवर्गीय पात्र। नारी पात्र सशक्त होंगे, किसकी तुलना में? पुरुष पात्रों की तुलना में। उदाहरण हो गए 3। और पुरुषों की तुलना में नारी पात्रों में क्या होगा? स्नेह और सौहार्द क्या होगा? ज्यादा होगा, तीखा भी होगा और कहीं कहीं क्या होगा? आक्रामक होगा। बस इतनी सी चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, जब मनोविश्लेषणवादी जब धारा होगी तो बताओ वो घटनाओं से लड़ेगा कि अपने आप से लड़ेगा? अपने आप से लड़ेगा। ठीक है, तो पात्र समाज से कम लड़ते हैं, अपने आप में ज्यादा लड़ते हैं। स्थूल सामाजिक जो नैतिक संघर्ष के स्थान पर कैसा संघर्ष होगा? आत्म संघर्ष देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, भाषा शैली की हम बात करें। आप बताइए, मनोविश्लेषणवादी धारा है तो बताइए प्रतीकात्मकता होगी भाषा में या नहीं होगी? बताइए। प्रतीकात्मकता होगी। ठीक है, तो भाषा शैली में क्या होगा? चिंतन की भाषा होगी, वाक्य छोटे होंगे और प्रतीकों का प्रयोग होगा, व्यंजना को महत्व होगा। ठीक है, ये कुछ व्याकरण की विशेषताएं मैंने लिखी हैं, आप देख लेना। शब्द चयन में कोई आग्रह नहीं वगैरह वगैरह। भाषा शैली निजीपन का प्रतीक बनकर आती है। ठीक है, निजीपन मतलब इंडिविजुअलिटी का प्रतीक बन के आती है। तो जैसे ही मनोविश्लेषण आएगा तो इंडिविजुअलिज्म आता ही आता है। ठीक है, तो ये हुआ जैनेंद्र की लेखन शैली व शिल्पगत प्रयोग। तो जैनेंद्र के हम प्रमुख उपन्यास देख चुके हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं देख चुके हैं और फिर इनका शिल्प और भाषा वाला पक्ष देख चुके हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि भाई जैनेंद्र जी के नारी पात्र क्या हैं? सशक्त हैं, तो नारी पात्रों की विशेषताएं भी देख लेते हैं शॉर्ट में। तो भैया मैंने पहले ही क्या कहा? पुरुष पात्रों की तुलना में क्या होगा? अधिक प्रखर, जीवंत और व्यक्तित्व संपन्न नजर आएंगी। कौन? नारी पात्र। कथानक के केंद्र में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रहेंगी। देखिए, सुनीता की सुनीता, त्यागपत्र की मृणाल, केंद्र में कौन है? महिला पात्र है, नारी पात्र है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये नारियां एक पुरुष की पत्नी ना होकर दूसरे पुरुष की प्रेमिका बन पाठकों को क्या कर रही है? आकृष्ट कर रही है। देखिए, इनके जो उपन्यासों में क्या होगा? ये पतित्व धर्म पर क्या होंगे? चुनौती पेश करेंगे। पति होने के बावजूद भी अगर आपको किसी से प्रेम हो रहा है, उस चीज को जैनेंद्र जी ने दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, और उसको नैतिकता के धरातल पर सही भी बताया है। देखिए कैसे, जैसे एक तो यह है कि ये नारी एक पुरुष की पत्नी ना होकर दूसरे पुरुष की प्रेमिका बन पाठकों को क्या कर रही है? आकृष्ट कर रही है। दूसरा, जैनेंद्र क्या कर रहे हैं? शारीरिक पतन को चारित्रिक पतन स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब अगर आपके संबंध किसी और से हैं
पति होने के बावजूद किसी और से, तो उसको नैतिकता के धरातल पर ये नैतिक पतन नहीं मान रहे हैं। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं उसको चुनौती प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं और उसको गलत भी ठहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पतित्व के धरातल पर पतित होने पर भी सतित्व के धरातल पर पतित नहीं। बड़ा अच्छा सेंटेंस को समझते हैं। देखिए, पतित्व के धरातल पर पतित होना मतलब पति से प्रेम की बजाय किसी अन्य पुरुष से प्रेम या संबंध रखना। सतित्व के धरातल पर पतित नहीं, कि एक स्त्री के रूप में अगर देखा जाए तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, उसको पतित नहीं माना जा सकता, नैतिकता के धरातल पर उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। यही जैनेंद्र बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फिर है सभी नारी पात्रों में बुद्धि व हृदय का संघर्ष अनिवार्य दिखाया गया है। ठीक है, बुद्धि और हृदय का संघर्ष तो दिखाया जाएगा। बुद्धि क्या है? बुद्धि बोलेगी पति व समाज की और वफादार रहने की प्रेरणा देगी। बुद्धि बोलेगी, दिमाग बोलेगा जो समाज बोल रहा है वो सही है। लेकिन हृदय क्या बोलेगा? हृदय बोलेगा कि अज्ञात के प्रति लालसा में बनाकर प्रेमी और व्यक्ति की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब दिल बोलेगा कि भाई कि अगर आपको किसी और से प्यार है तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर स्त्री विमर्श है हिंदी उपन्यासों में, ये आप अपने लेवल पे देखिएगा, मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसका नोट्स मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एक जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जैनेंद्र जी, उनको हमने कवर कर लिया है। जैनेंद्र के उपन्यास देख लिए हमने। ठीक है, इसके बाद इसके शिल्पगत विशेषताएं और लेखन की विशेषताएं देख ली, नारी पात्रों की विशेषताएं देख ली, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जो अगले उपन्यासकार आ रहे हैं वो हैं भीष्म साहनी। ठीक है, 5 उपन्यासकार हमारे सिलेबस में हैं। दूसरे उपन्यासकार हैं कौन? भीष्म साहनी। ठीक है, तो अगेन ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि उपन्यासकार भी होगा, कहानीकार भी होगा और वो नाटककार भी होगा जो गद्य लेखन पर कलम चलाएगा। ठीक है, इन्होंने किस पे लिखा है? सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया है। तो बताइए, मनोविश्लेषणवादी धारा से है या यथार्थवादी धारा से हैं? ये यथार्थवादी धारा से। ठीक है, तो ये यथार्थवादी धारा से सामाजिक यथार्थ का चित्रण कर रहे हैं। तो वापस अब सारी विशेषताएं क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। जो जैनेंद्र की विशेषताएं थी उससे इनकी विशेषताएं क्या होंगी? अलग होंगी। यथार्थ पर टिप्पणी करेंगे। तो यथार्थ पर टिप्पणी करेंगे तो किस पे टिप्पणी की है? इन्होंने समाज में व्याप्त विषमताओं, जातिवाद, सामाजिक संघर्ष एवं मानवीय संबंधों पर क्या किया है? कलम चलाई है। मतलब व्याप्त विषमताएं, जातिवाद और सामाजिक संघर्ष एवं मानवीय संबंधों पर इन्होंने क्या किया है? अपना लेखन कार्य किया है। ठीक है, भीष्म साहनी क्या करते? किसी घटना को मात्र फैक्चुअल या तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उसके मानवीय पक्ष को भी गहराई से उभारते हैं। मतलब केवल जो तथ्य है उनको उजागर करना ही इनका उद्देश्य नहीं होता, उसकी गहराई तक जाते हैं और उसके मानवीय संबंधों पर जाकर उसकी क्या करते हैं? जांच और पड़ताल करते हैं। ठीक है, भीष्म साहनी के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ किस प्रकार का देखने को मिलता है और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, देखिए, जो जैनेंद्र जी थे उन्होंने कौन सी किसकी धारा को आगे बढ़ाया था? प्रसाद जी की मनोविश्लेषणवादी धारा को आगे बढ़ाया। और भीष्म साहनी क्या करेंगे? प्रेमचंद की जो धारा है, सामाजिक यथार्थवादी जो धारा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवाद परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं एवं क्या कर रहे हैं? विकसित भी कर रहे हैं। इनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? गैर सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, किसी संप्रदाय विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं। इनका उपन्यास है एक झरोखे। इसमें क्या कहते? देखिए, सामाजिक यथार्थ की बात करें तो सामाजिक विषमताओं पर सवाल उठाएंगे। तो इन्होंने जो सवाल उठाया है वो धर्म की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, जो उस तत्कालीन समय में धर्म को लेकर जो विचार थे, उनको किस पे तोला है? इन्होंने विवेक एवं मानवीय कसौटियों पर परखा है। विवेक मतलब बुद्धि, लॉजिक, उसके आधार पर, और मानवीय मतलब ह्यूमन, एज ए ह्यूमन, क्या ये धर्म के जो परंपराएं हैं या धर्म के जो रीति रिवाज हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उन कसौटियों पर इन्होंने झरोखे में तोलने का प्रयास किया है। अब ऐसा तोलेंगे तो आप जानते हैं उस दौरान में क्या होंगे? धार्मिक आडंबर, मिथ्या, धर्म के नाम पर डराना, ये सारी चीज़ें कॉमन थी। तो इन पर क्या करेंगे? ये सवाल उठाएंगे। क्या करेंगे? सवाल उठाएंगे। ठीक है, इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है तमस। तमस में किसकी बात की गई है? सांप्रदायिकता व देश विभाजन की। ठीक है, ऐसे एक और उपन्यास है कड़ियाँ। कड़ियों में नारी पे उपन्यास है, नारी की विडंबना
पूर्ण स्थिति पर और नारी की अधिकारहीनता पर इन्होंने टिप्पणी की है। एक उपन्यास है इनका वसंती, निम्न वर्गीय जीवन के संघर्षों व त्रासदियों का क्या किया है, वर्णन किया है। मैंने ये 4 इसलिए लिए हैं कि 4 डिफरेंट जो समाज की प्रॉब्लम्स थी या समाज या सामाजिक यथार्थ की जो बात थी, उन 4 को आप इन 4 के एग्जाम्पल से बता सकते हो। दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। झरोखे में क्या बताओगे है धर्म, तमस में क्या बताओगे सांप्रदायिकता, देश विभाजन, कड़िया नारी, वसंती निम्न वर्गीय जीवन के संघर्षों त्रासदियों। तो ओवरऑल आप अगर इतनी चीज़ें लिख देते हो तो आपके आंसर में क्या होगा, एक कंप्लीटनेस आएगी, संपूर्णता आएगी, कॉम्प्रिहेंसिव आपका आंसर होगा। एक ही पे 4 उदाहरण देना इतना अच्छा नहीं होता जितना अलग अलग विषयों पर उदाहरण देना होता है। तो ये अपनों ने कोशिश की है, ठीक है। इनकी जो पहचान है वो है तमस को लेकर। तमस जो उपन्यास है इनका, उसको लेकर इनकी महत्वपूर्ण पहचान है। तो तमस के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तमस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है और तमस पे अलग से सवाल भी पूछा जा सकता है। तो तमस में क्या बताया है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पंजाब में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके दंगों पर आधारित इसकी कहानी है, ठीक है। सांप्रदायिकता के कारणों की अगर ये पड़ताल करते हैं तो ये पाते हैं कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है। एक तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के बीज बोए गए थे, उसी का अब हम फल ले रहे हैं एक तरीके से। राजनीतिक जो दल हैं वो क्या है, स्वार्थी हैं, उनके अपने इनहेरेंट क्या है, स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है, ठीक है। सांप्रदायिकता का जो चरित्र है सभी धर्मों के लिए क्या है, समान है। मतलब ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता किसी एक धर्म के लिए ऐसी है, दूसरे धर्म के लिए अलग है। सांप्रदायिकता क्या है, चरित्र जो है, मतलब जैसे सांप्रदायिकता की हिंसक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो कोई भी धर्म हो उसमें वही प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, ये इन्होंने बताया है इसमें। सांप्रदायिकता से सबसे अधिक नुकसान गरीब व निचले तबके के लोगों का होता है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, सांप्रदायिकता फैलाने में। जो ऊपरी तबका होता है या जो सांप्रदायिकता को फैलाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है परेशान कौन होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, वो होता है निचले तबकों के लोगों का। तो ये चीज़ उन्होंने क्लैरिटी देने की कोशिश की है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये उपन्यास आज भी क्या है, प्रासंगिक है। इसलिए आपको कुछ करंट उदाहरण सांप्रदायिकता के याद रखने हैं और वो इस उपन्यास के साथ जब प्रश्न पूछा जाए तो उसमें डाल सकते हो कि जब वो समस्या थी, भले ही विभाजन नहीं हुआ, लेकिन सांप्रदायिकता की समस्या आज भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम है नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर, ये क्या है, ये जो उपन्यास है ऐसे समय के भारतीय समाज की कहानी प्रस्तुत करता है जो किसी धार्मिक डर से गैर मजहब में अपनी बेटी का विवाह करने से भी नहीं रोकता, बल्कि दूसरे धर्म के प्रति घृणा को दर्शाता है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इतना धर्म का डर है कि एक तो दूसरे धर्म में बेटी का विवाह तो बहुत दूर की बात है, विवाह मत करो, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति घृणा का जो भाव है वो भी देखने को मिलता है। ये चीज़ इन्होंने बताई है। और ये घृणा का लेवल क्या है, घृणा का लेवल ये है कि चाहे उस अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद हो तो भी उन्हें कोई संकोच नहीं होगा, हो जाए चाहे ऐसा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर बहुत बारीकी से देखो तो कुछ जगहों पर या ये चीज़ें तो आज के समाज में भी देखने को मिलती है। अलग अलग धर्म में जो विवाह है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं एक धार्मिक कट्टरता तो आज भी देखने को मिलती है। इसके जो पात्र हैं वो देखो क्या है, नीलू और नीलोफर एक ही पात्र है। तो नीलू एक पात्र है और नीलिमा एक पात्र है। नीलू क्या है, नीलोफर क्या है, एक मुस्लिम बालिका है। नीलिमा क्या है, एक हिंदू बालिका है। मुस्लिम है तो हिंदू से प्यार हो गया, सुधीर नाम के युवक से, और हिंदू बालिका को किसी अल्ताफ नाम के मुस्लिम युवक से प्रेम हो जाता है। पर सामाजिक विडंबना देखिए कि इन सामाजिक बंधनों के चलते ये अपने प्रेम को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सामाजिक बंधनों व धार्मिक मर्यादाओं के चलते दमित व कुंठित होकर विडंबनापूर्व जीवन क्या कर रहे हैं, ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। यही इस उपन्यास में दर्शाया है।
देखिए, मैंने कुछ इन उपन्यासों के बारे में कुछ लाइनें ढूंढी थी, वो देखिए क्या है। नीलू नीलिमा नीलोफर क्या है, एक प्रेम कहानी है। प्रेम कहानियों में अड़चनें उठती हैं, कभी आर्थिक विषमताओं के कारण, कभी जाति भेद के कारण, कभी पारिवारिक मतभेद के कारण। इस कहानी में भी अवरोध उठते हैं प्रेम के कोमल तंतुओं को कुचलने के लिए। अंतर केवल इतना है कि इस प्रेम कहानी में उतरने वाले अवरोध कुछ ऐसे पूर्वाग्रह लिए हैं जिनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी है, जिनकी भूमिका कभी दारुण भयानक रूप ले लेती है। या आप किसी भी उत्तर का अगर वो ले लेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे, तो सोचिए आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने ये लाइनें आपके लिए ढूंढी हैं कि आप इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उपन्यास में बताया क्या है। उपन्यास में रिश्तों के अतीत और वर्तमान को जिंदगी में भोगे अनुभव और संस्कार, नारी के ममत्व, अपनत्व और अपने घनत्व के प्रभाव को पूरी सहजता के साथ क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। दूसरी तरफ इस उपन्यास में पारिवारिक संबंधों में आई संवेदन शून्यता को बड़ी सहजता से साथ रेखांकित किया है। कैसे आई है ये संवेदन शून्यता? क्योंकि दो धर्मों की बात आ गई है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्यार कर रहा है, जो समाज को उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं है, समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो पारिवारिक संबंधों को भी ताक पे रख के अपने जो थॉट प्रोसेस है उसी को ये क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। इसलिए पारिवारिक संबंधों में क्या आएगी, संवेदन शून्यता देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अंत में उपन्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि औरतों के दमन में सिर्फ समाज के पिछड़े वर्गीय सक्रिय नहीं होते, बल्कि तथाकथित बुद्धि वर्ग भी शामिल है। इस माहौल में उपन्यास के पात्र अपनी जिंदगी का क्या बुनते हैं, ताना बाना बुनते हैं। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो मोटा मोटा मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको दे दिया है, चाहो तो इसको याद कर लो, और जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे उपन्यासकार जो है हमारे यशपाल। यशपाल की दिव्या देखिए हमारे सिलेबस में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इनके 2-4 उपन्यासों के बारे में हम देखेंगे, बाकी दिव्या से काफ़ी सारी चीज़ें यशपाल की कवर हो जाती हैं। तो ये भी कौन है, ये भी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है, प्रेमचंद वाली धारा, लेकिन यहाँ पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव है। ये किसी विचारधारा से जुड़े हुए रचनाकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासकार दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच, ये सारे उपन्यास हैं। एक और अन्य देखें अगर मार्क्सवादी धारा के अलावा जो उपन्यास है वो क्या है, क्यों फंसे, स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित है। आसरा का शाप, ये सामंती व्यवस्था और इसमें नारी की स्थिति पर आधारित एक उपन्यास है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है, तो शिल्प की विशेषताएं देखिए क्या होगा, कथानक क्या होगा, विस्तृत होगा, घटनाएं क्या होगी, बहुल होंगी। झूठा सच में देखने को मिलता है चरित्र चित्रण की गहराई, एक विचारधारा तक सीमित नहीं रहते, परिस्थितियों को के अनुसार बदलता रहता है इनका चरित्र। किसका, पात्रों का। तो ये अपने को दिव्या में भी देखने को मिलता है कि दिव्या का चरित्र परिवर्तनशील है। जब दिव्या पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ये समझ लो कि परिस्थितियों के अनुसार पात्र व चरित्र बदलते रहते हैं। संवादशील पात्रों के स्वभाव व सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुरूप। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए समाज में निम्न पृष्ठभूमि से कोई पात्र है तो वो या तो लोकल लैंग्वेज बोलेगा, वहाँ की स्थानीय शैली में बोलेगा, और मान लीजिए कोई प्रकांड पंडित टाइप का व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, संस्कृतनिष्ठ जो भाषा है उसका प्रयोग करेगा। तो जो उनकी पृष्ठभूमि है उसके अनुसार उनकी भाषा इन्होंने संवाद योजना को बताया है। ठीक है, व्यंग्य और कटाक्ष देखने को मिलती है। भाषा शैली कैसी है, कथ्य के अनुसार स्वरूप निर्माण करती है, परिवेश के अनुसार शब्दों का चयन है, जैसे देश विदेश शब्दों का खूब प्रयोग देखने को मिलता है। आस्थनागार, मेयर, कटड़ी लोकल शब्द हो गया, मेयर अंग्रेजी का शब्द हो गया, आस्थनागार तत्सम शब्द टाइप का हो गया। ठीक है, गद्य में भी इन्होंने काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। काव्यात्मक शैली गद्य में प्रयोग करने का मतलब ये है कि एक लयात्मकता देखिए, गद्य भाषा में भी एक तुकबंदी टाइप की चीज़ ये देखने को मिलती है। व्यंग्य शैली काफ़ी यूज़ करते हैं ये। ठीक है, 2-4 लाइनें मैंने ढूंढी हैं यशपाल के लिए। यशपाल के उपन्यासों का शिल्प अत्यंत विचारोत्तेजक, यथार्थवादी और सामाजिक चेतना से क्या है, भरपूर है। उनकी भाषा शैली सरल होते हुए भी गहरे प्रभाव छोड़ती है। उनका कथा संयोजन जटिल सामाजिक ताने बाने को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। वे अपने उपन्यासों के माध्यम से पाठकों को न केवल कहानी सुनाते हैं
बल्कि उन्हें समाज की सच्चाइयों से परिचित कराते हुए सोचने और बदलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो सामाजिक यथार्थ का उद्देश्य क्या है? सामाजिक यथार्थ को तो उद्घाटित तो करना ही है और अब सोचने और बदलने के लिए भी प्रेरित करना है। तो ये तो रहा यशपाल जी के उपन्यास, ठीक है। तो 3 हमने कवर कर लिए हैं आज, यशपाल, उसके बाद भीष्म साहनी और जैनेन्द्र। ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यासकार हमने कर लिए हैं। बचे 2 हैं, फणीश्वरनाथ रेणु और प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में अधिकांश जानकारी आपको पेपर 2 में मिलेगी जब हम गोदान पढ़ेंगे, लेकिन पेपर 1 के हिसाब से क्या क्या जानकारियाँ जरूरी थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। तो पहला तो यही था कि भाई गद्य लेखन उपन्यास रास्ता के मील के पत्थर है, मतलब गद्य का नाम आए और प्रेमचंद का नाम ना आए ये कभी भी संभव नहीं होता है। आप चाहे यूपीएससी का जब इंटरव्यू देंगे तो भी प्रेमचंद पे सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम, न केवल यूपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी शैक्षणिक एग्जाम जो है, एकेडमिक जो एग्जाम्स हैं, उनमें प्रेमचंद बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं। तो प्रेमचंद इसलिए पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद गद्य साहित्य के मील के पत्थर हैं। जिस प्रकार आलोचना या हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल का जो स्थान है, वही गद्य में मेरे हिसाब से प्रेमचंद का स्थान देखने को मिलता है। इनका आगमन हिंदी, ये जो मैं लाइनें दे रहा हूँ ये सीधे सीधे आपको एग्जाम में लिख सकते हो, ऐसी लाइनें मैंने आपको ढूंढ लिया, सीधा एग्जाम में या प्रश्नोत्तर में आप इसको उपयोग में ला सकते हो, ठीक है। तो इनका आगमन हिंदी साहित्य में क्या है, एक हिंदी उपन्यास में युगांतकारी घटना है। कैसे है? पहला तो ये यथार्थवादी रचनाकार है। दूसरा, यथार्थवादी रचनाकार का मतलब ये है कि जो सच है, जो सामने है, उसको अपने साहित्य में लाना, वो कहलाता है यथार्थवादी रचनाकार, ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको समझ लीजिए। 125 वर्षों का जो संक्रमण काल जो पश्चिमी साहित्य का था, किसका था? पश्चिमी साहित्य का था, वो हिंदी साहित्य में 35 वर्षों में पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद थे। क्या है ये संक्रमण काल? देखिए, हमने जब उपन्यास की यात्रा पढ़ा था तो हमने बोले थे शुरुआत में कैसे उपन्यास थे, तिलिस्मी किस्म के, जासूसी एयारी से युक्त ये जो उपन्यास थे, और बाद में जो उपन्यास बने वो कौन से थे? यथार्थवादी। तो इससे इस तक की जो यात्रा है, तिलिस्मी एयारी से जो यथार्थवादी उपन्यास की यात्रा है, इसमें पश्चिमी साहित्य को 125 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 125 वर्ष। लेकिन हिंदी साहित्य में ये काम प्रेमचंद के आने से केवल कितने टाइम में हो गया? 35 वर्षों में हो गया। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए और इसको हर जगह आपको प्रयोग में लाना है। कौन सा संक्रमण काल? तिलिस्मी एयारी, जासूसी और उपदेश परक जो उपन्यास थे, उससे यथार्थवादी उपन्यास की जो यात्रा थी वो प्रेमचंद के आने से केवल 35 वर्षों में सिमट के, जबकि पश्चिमी साहित्य में उसमें 125 वर्षों का समय लगा था। ये चीज आपको अपने आंसर्स में डालनी है, ठीक है। फिर है भाई हिंदी उपन्यास को क्या योगदान, तो 1-2 कोटेशंस याद कर लीजिए। हिंदी उपन्यास की न केवल कर्मभूमि बदली बल्कि कायाकल्प भी कर दिया, ये आपने कहानी में भी यूज किया था, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये 2 चीजें आपको डालनी है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ऐसा क्या किया प्रेमचंद ने जो हम इनको युगांतकारी घटना बोल रहे हैं, मील का पत्थर बोल रहे हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति बोल रहे हैं जिसने 35 वर्षों की यात्रा में ही 125 वर्षों की यात्रा करवा दी। तो देखिए क्या किया। पहला तो जो मैंने आपको बताया कि उपन्यास का जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव किया। जासूसी, रोमांचकता और सनसनीखेज कल्पना से निकालकर किस में करवा दिया? यथार्थवाद में प्रवेश करवाया। उपन्यास का जो दृष्टिकोण है, किस थॉट प्रोसेस से लिखा गया है उपन्यास, उसमें परिवर्तन करा दिया। प्रारंभ में हालांकि इन्होंने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लिखे थे, लेकिन बाद में नग्न यथार्थवाद भी देखने में मिलता है। सेवा सदन से लेकर जो गोदान की यात्रा है वो यही आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से नग्न यथार्थवाद की यात्रा है। सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है और गोदान आखिरी। उसके बाद भी इन्होंने एक और उपन्यास लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। दूसरा, उपन्यास का जो उद्देश्य होता है, किस ऑब्जेक्टिव के तहत वो उपन्यास लिखा गया है, उसमें भी परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? पहले उपन्यास मनोरंजकवादी, उपदेश पूर्वक या तिलिस्मी एयारी किस्म के लिखे जाते थे। सनसनीखेज
टाइप के उपन्यास जो लिखे जाते थे उनको अब क्या कर दिया कि मानव चरित्रों का यथार्थ निरीक्षण कर सामाजिक समस्याओं पर चोट करते हुए यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण इन्होंने उपन्यास का उद्देश्य साबित किया। तो ये दो परिवर्तन थे दृष्टिकोण और उद्देश्य में। अब जब उद्देश्य और दृष्टिकोण ही बदल जाएगा तो विषय वस्तु बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो विषय वस्तु भी क्या होगी? सेम वही चीजें लिखनी है, देखिए, पर आपको विषय वस्तु पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए, दृष्टिकोण पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद लिखना थोड़ा सा आसान हो जाए। कुछ भी नहीं होगा तो भी आप कुछ लिख पाएंगे। तो वही पहले क्या थे, तिलिस्मी ऐतिहासिक जासूसी टाइप के थे। अब उन्होंने क्या विषय वस्तु के केंद्र में क्या गया है? समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। उदाहरण दे दीजिए एक दो, जैसे सेवा सदन में उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया, निर्मला में अनमेल विवाह को उठाया, कर्म भूमि में किसान समस्या को उठाया। अब ये चीज़ें या तो याद करनी पड़ेंगी या ये उपन्यासों के बारे में पढ़ना पड़ेगा या उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे। अगर उपन्यास नहीं पढ़ने हैं तो थोड़ा थोड़ा इन उपन्यासों की समरी आपको पता होनी चाहिए, आगे मैंने बता भी दी है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गला खराब है आज मेरा। हाँ, अब प्रेमचंद के लिए आप रामविलास शर्मा का यह कथन याद रख सकते हैं। उन्होंने कहा था, यदि 1916 से 1936 20 वर्षों का भारतीय इतिहास नष्ट हो जाए तो उसे प्रेमचंद की रचनाओं के आधार पर ज़्यादा प्रमाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब इतना क्रेडिट देना किसी रचनाकार को बहुत बड़ी बात है। मतलब भारतीय इतिहास प्रेमचंद के रचनाओं से लिखा जा सकता है। इतनी प्रमाणिक रचनाएं प्रेमचंद की हैं, इतनी उनमें सच्चाई है, इतना यथार्थवाद देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको भी ये कोटेशन अपने आंसर्स में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई किसके आधार पे? दृष्टिकोण, उद्देश्य, विषय वस्तु के आधार पे। शिल्प के आधार पर भी उन्होंने बदलाव किए। क्या? पहला, पात्रों के स्तर पर। पहले पात्र क्या थे? पहले पात्र थे शक्तिमान टाइप के, जिनमें मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, अति प्राकृतिक गुण हैं। अब क्या किया? पात्र केंद्र में आ गए कौन? चंद्रकांता। मतलब आपने उपन्यास अगर सुना हो, चंद्रकांता उपन्यास में नहीं सुना तो आपने कहीं ना कहीं इसको आपने टीवी में देखा होगा। तो उसमें क्या होती हैं? पावर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अब केंद्र में कौन आ गया है? सामान्य मनुष्य पात्र है और केंद्र में भी है। पहले के पात्र या तो अच्छे होते थे या बुरे होते थे, एक विलियन होता था, एक हीरो होता था, ठीक है। अब क्या? अच्छे और बुरे का संयोग। जैसे होरी जब हम गोदान में देखेंगे तो उसमें कुछ अच्छाई भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एक परिवर्तन पात्रों के स्तर पे ये भी किया कि पात्रों के महत्व के आधार पर भूमिका और रचना में हिस्सा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पात्र महत्वपूर्ण है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है उपन्यास में, तो उसको बहुत ज़्यादा स्थान मिला है। जैसे मूवी में भी आप देखते हो, एक सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, एक एक्टर्स होते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग एक्टर में भी जिसका रोल ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, स्क्रीन टाइम मिलेगा, जिसका कम होगा उसको बहुत कम मिलेगा, है ना, और हीरो को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो वही सेम इन्होंने भी करने की कोशिश अपने उपन्यासों में की है। तो उनकी भूमिका के आधार पर रचना में सब मिलता है, ठीक है। पात्रों के मनोविज्ञान का भी ये वर्णन करते हैं कि पात्र हैं कैसे, ठीक है। इनके 2-3 कोटेशंस हैं, इसके आधार पर आप उनके पात्रों को लेकर जो उनका थॉट प्रोसेस है वो समझ में आएगा। पहला क्या, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमात्र समझता हूँ। मतलब उपन्यास जो है वो मानव पात्रों पर केंद्रित है। जैसा मानव पात्र होगा वैसा ही उपन्यास होगा। उनका जब मैं चित्र खींचूंगा उपन्यास अपने आप बन जाएगा, ये उनका मानना था। दूसरा, मैं चरित्रों को अपने बच्चों के समान समझता हूँ, उनकी शुरुआती परवरिश करता हूँ। मुझे किसी पिता की तरह नहीं पता कि वे आगे चलकर कैसे बनेंगे। अब इसको अपने जीवन में उतारने की अगर अपन कोशिश करें सामान्य जीवन में, तो बच्चों की परवरिश तो अच्छी होगी भाई, सब कुछ खाना पिलाना अच्छा होगा, संस्कार दिए जाएंगे उनको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता, ठीक है। वही प्रेमचंद का थॉट प्रोसेस है कि मैं सब कुछ सही करूंगा लेकिन एंड में क्या होगा मुझे भी नहीं पता होता है। तो ये दो उनका दृष्टिकोण उनके कथनों से पता चलता है कि वो पात्रों को लेकर क्या सोचते थे। पात्र केंद्र में है, उनका मनोवैज्ञानिक वर्णन किया जाता है, उनकी भूमिका के आधार पर उनको महत्व मिलता है उपन्यास में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक सबसे बड़ा
जो अंतर था, अब एक सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, या जो केंद्र में है व्यक्ति, सामाजिक जो समस्या है उसके केंद्र में है, उसको नायकत्व प्रदान किया है प्रेमचंद जी ने। इसे क्या मतलब है, जैसे होरी है, होरी एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन गोदान का हीरो अगर कहा जाए, नायकत्व कहा जाए, तो कहीं ना कहीं होरी उस कंपटीशन में आता है। ठीक है, तो ऐसा जो बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये प्रेमचंद ने किया। ठीक है, दूसरा जो बदलाव है सॉरी, वो किया, 3 बदलाव किए हैं शिल्प के धरातल पर। पहला है पात्रों के धरातल पर, दूसरा है भाषा के धरातल पर, तीसरा है घटनाओं के स्तर पर। तो दूसरा जो भाषा के स्तर पर है, तो भाषा देखिए उस टाइम पे क्या थी, संक्रमण काल में थी, हिंदी जस्ट डेवलप हो ही रही थी। तो लोग क्या कर रहे थे, ज्यादातर कृत्रिम व लच्छेदार भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मतलब अलंकारिकता डाल दी जाए भाषा में, है ना, थोड़ा सा कठिन शब्दों का प्रयोग हो जाए। वैसे कभी ना कभी हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कि भाई हम, है ना, बहुत अच्छे शब्द लिख दें, ऐसे मुहावरेदार भाषा लिख दें तो नंबर ज़्यादा आएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी होनी जरूरी होती है। तो भाषा के स्तर पर क्या था, कृत्रिम व लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। प्रेमचंद ने क्या किया, नहीं, आम बोलचाल की भाषा, जो जिसको हम हिंदुस्तानी कह रहे हैं आज, उसी का प्रयोग किया और उसी से अपना पूरा जो साहित्य है वो रचा है। देखिए, साहित्य की क्वालिटी उसके कंटेंट से हुई, ना कि उसके भाषा से हुई। ठीक है ना, तो प्रेमचंद की भाषा सबसे आसान भाषा मानी जाती है, पर कंटेंट के स्तर पर उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये परिवर्तन भी उन्होंने किया। दूसरा, पात्रों के विशिष्ट पृष्ठभूमियों के आधार पर भाषा है। कोई प्रकांड विद्वान होगा, है ना, तो उसकी भाषा कैसे होगी, संस्कृत निष्ठ भाषा होगी। बिल्कुल ही जो निचले तबके का होगा, उसकी एकदम आम बोलचाल की भाषा होगी। इस तरह की भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया है। फिर क्या, उन्होंने घटनाओं के स्तर पर, तो घटनाएं देखिए, हमने देखा तो मनोविश्लेषणवादी जो धारा थी उसमें घटनाएं ना के बराबर होती हैं, यथार्थवादी धारा में घटनाएं काफ़ी होती हैं, है ना। तो इन्होंने बैलेंस रखा है, ये समझ लो, ना तो घटनाओं को अति अधिकता देखने को मिलती है, ना घटनाओं से परहेज किया है, एक संतुलन साधने की इन्होंने कोशिश की है। और घटनाएं भी स्वाभाविक रूप से कथानक की मांग के अनुरूप आई हैं। ठीक है, घटनाएं सामाजिक स्थितियों का प्रतीक बनकर आती है, मतलब किसी समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसको दिखाने के लिए घटना को उन्होंने रखा है अपने उपन्यास में। जैसे निर्मला का तोताराम से विवाह, ये क्या है, पुरुष प्रधान समाज में विधवा के जीवन की विडंबना को दर्शाने के लिए उन्होंने इस घटना को रखा है। होरी की मौत एक प्रतीकात्मक है। किसकी मौत है, वो शोषण व्यवस्था में जो किसान पिस रहा है उसके त्रासद अंत का संकेत देती है। तो इस टाइप से क्या हुआ कि सामाजिक स्थिति है, क्या है ये, इसको दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया, घटनाएं अपने उपन्यास में जगह दी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। क्या देखा हमने, पात्रों के स्तर पे बदलाव, भाषा के स्तर पर और घटनाओं के स्तर। इससे आप शिल्प का कर सकते हो। लास्ट में 2 कोटेशन मैंने लिख दिए हैं, आप कहीं यूज कर सकते हो। हिंदी उपन्यास की शिशु परंपरा को एक ही झटके में परिपक्वता के लेवल पर पहुंचा दिया, के स्तर पर पहुंचा दिया। दूसरा, हिंदी उपन्यास, जो हमने पहले बात की, हिंदी उपन्यास का जो विकास सामान्य गति से 1 शताब्दी में होता, उसे 2 दशकों में उन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो ये है हमारे प्रेमचंद जी का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी के प्रमुख उपन्यासों की जो प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। इसमें जो पहला उपन्यास है वो है सेवा सदन। ये प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है, जिसको आप आरंभिक उपन्यास मान सकते हैं। प्रेमचंद जी ने उपन्यास यात्रा यहीं से अपनी शुरू की थी। जो मुख्य जो विषय वस्तु है इस उपन्यास की, वो है वेश्यावृत्ति की समस्या पर यह उपन्यास लिखा गया था। देखिए, सामाजिक यथार्थ लिखना प्रेमचंद की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो कोई ना कोई सामाजिक ऐसा समस्या या मुद्दा होगा जो प्रेमचंद अपने उपन्यास में उठाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा था, वेश्यावृत्ति का। केंद्रीय चरित्र इसका कौन है, सुमन का केंद्रीय चरित्र। याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको इन सांकेतिक रूप से जब आप उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर आप इनको कोट करेंगे। ठीक है, तो सुमन नाम आप लिख सकते हैं, वेश्यावृत्ति तो लिखना ही लिखना है। तो उन्होंने लेकिन ये बताया है कि भाई ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि एक सुमन नाम की लड़की वेश्यावृत्ति के चंगुल में फंस जाती है। तो उन्होंने बताया, एक तो दहेज प्रथा इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, और दूसरा है कि पति द्वारा तिरस्कारपूर्ण
वह क्रूर व्यवहार जब होता है तो कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति की तरफ उन्मुख हो जाती है। तो ये कारण भी उन्होंने बताए हैं। ठीक है। देखिए, प्रेमचंद का जो हमने कहानी में भी पढ़ा था कि जो शुरुआती जो दौर है वो कैसा है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। कौन सा है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। ये कीवर्ड आप ध्यान रख लें। तो यहाँ पर भी यही होगा। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद में क्या हो रहा है कि समाज का यथार्थ तो सोचा जा रहा है, लेकिन उसका एक आदर्श प्रस्तुत करके उसका एक समाधान की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा ही कुछ क्या किया गया है, इसमें भी किया गया है। इसका समाधान क्या ढूंढा गया है कि समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए सेवा सदन की स्थापना को वो एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं, समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये किससे प्रभावित होगा, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से प्रभावित ये उपन्यास होगा। ठीक है। जो दूसरा उपन्यास है वो है प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय में जो मुद्दा उठाया है वो जमींदार जो किसानों का जो शोषण करते हैं उसके बारे में बात की गई है, और ब्रिटिश शासन के दौरान जो शोषणकारी जो व्यवस्था थी समाज में उस पर भी चर्चा की गई है। इसका जो महत्वपूर्ण चरित्र है वो है प्रेमशंकर, जो क्या करता है कि उच्च वर्ग का होता है और किसानों के हित में अपना आर्थिक हित छोड़कर ग्राम सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है। तो ये भी देखो, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद या जो हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांत हैं उससे प्रेरित ये उपन्यास भी लगता है। ठीक है। तीसरा जो उपन्यास है वो है रंगभूमि। काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। ये किस पर है, इस दौरान क्या है कि जो पूंजीवाद जो उभर रहा था उस दौरान में, उसकी जो गाँवों के जो जीवन है या गाँवों के जो मुद्दे थे उससे एक टकराहट देखने को मिल रही थी। उन मुद्दों पर यह रंगभूमि लिखा गया है। इसका जो महत्वपूर्ण एक पात्र है वो है सूरदास, जो किसका प्रतिनिधित्व करता हुआ आता है, वो गांधीवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ आता है। तो इसमें और भी जैसे जो समाज में उस टाइम पर राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था उसका जो वर्गीय चरित्र है, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, ये जो वर्गीय चरित्र है उसका खुलासा इन्होंने इस उपन्यास के थ्रू किया है। एक जो पात्र है वो है सुभागी, जो महिला पात्र है उसके माध्यम से नारी विषयों को भी इस उपन्यास में उठाया है। तो दो महत्वपूर्ण विषय जो उठाए गए हैं वो एक तो टकराहट जो है गाँवों की पूंजीवादी व्यवस्था से, और दूसरा नारी विषय। अगला जो उपन्यास है वो है कायाकल्प। इसमें सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया गया है। कैसे धार्मिक जो लोग होते हैं वो सांप्रदायिक दंगों की आड़ में सांसारिक अपने जो व्यक्तिगत या सांसारिक हित होते हैं वो चाहते हैं, ये पूरे तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है। ऐसा ही देखो, हमने एक उपन्यास यशपाल का पढ़ा था, कौन सा था वो, तमस, बहुत प्रसिद्ध। ऐसे लिंक करना है आपको चीज़ों को। फिर एक इसमें जो पात्र हैं वो है चक्रधर और मनोरमा। जो जमींदार की लड़की है मनोरमा, उसको चक्रधर से प्यार हो जाता है। उसके बाद में सामाजिक बंधनों के चक्कर से वो विवाह नहीं कर पाते और अंत में चक्रधर एक मुस्लिम विधवा से शादी कर देता है, सारे बंधनों को तोड़ते हुए। तो ये कायाकल्प में आपको दिखाया गया है। ठीक है। एक जो उपन्यास है निर्मला, इसकी हमने पहले भी बात की है। अनमेल विवाह, तोताराम जो मैंने बताया था आपका, तोताराम का कैरेक्टर है इसमें। तो अनमेल विवाह पर आधारित एक निर्मला उपन्यास है। हमारे सिलेबस में था ये, तो मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था इस उपन्यास को। बड़ा अच्छा उपन्यास है। तो निर्मला की शादी 3 बच्चों के बूढ़े बाप तोताराम से कर दी जाती है, और तोताराम का एक बड़ा बेटा होता है मनसाराम। उससे निर्मला में प्रेम भावना उत्पन्न होती है, जिससे बाप बेटे में ईर्ष्या होने लग जाती है और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये अनमेल विवाह कैसे गृह युद्ध को जन्म दे सकता है, ये इस उपन्यास में दर्शाया गया है। ठीक है। अगले दो उपन्यास हैं, एक है गबन और दूसरा है कर्मभूमि। गबन में क्या बताया गया है कि रमानाथ और जालपा 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं। गबन नाम से ही पता चल रहा है कुछ रिश्वत वगैरह से रिलेटेड है। तो पत्नी के आभूषणों की लालसा के चलते सरकारी विभाग में गबन करता है, यही इस पर आधारित है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी सूक्ष्म उपन्यास माना जाता है। लास्ट जो उपन्यास है वो है कर्मभूमि। कर्मभूमि कई सामाजिक समस्याओं को एक साथ उठाया गया है। इसका नायक जो है वो है अमरकांत। अमरकांत हरिजन सेवा को लक्ष्य बनाता है। हरिजनों की समस्या का समाधान सामाजिक स्तर पर नहीं, वो आर्थिक स्तर पर खोजने का प्रयास करता है। तो इसको कर्मभूमि ये उपन्यास है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और लास्ट में कर्मभूमि। तो आपको कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए। 2-2, 4-4 लाइनें मैंने लिख दी हैं। ठीक है। तो प्रेमचंद यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब लास्ट जो हमारे जो उपन्यासकार जो सिलेबस में रह जाते हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु।
फणीश्वरनाथ रेणु की जो पहचान है ना, आप सबको पता है मेलांचल हमारे सिलेबस में है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन महत्वपूर्ण पहचान इनकी आंचलिक उपन्यासों को लेकर ही है। हालांकि इन्होंने और उपन्यास भी लिखे हैं। मेलांचल पूरा हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। एक दो उपन्यास और जो आपको जानने हैं, एक है पलटू बाबू रोड। इसमें क्या बताया, देखिए कॉन्सेप्ट इनका सेम ही रहता है, कस्बे के बारे में बताएंगे, नगर के बारे में बताएंगे और पूरे अंचल के बारे में बताएंगे। तो ऐसे पलटू बाबू रोड है, इसमें एक कस्बे की कथा बताई गई है, 2 परिवारों की कथा का मार्मिक चित्रण किया गया है, नारी शोषण और नैतिक पतन जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। एक है इनका जुलूस, जो विभाजन, विस्थापन और सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखाया गया है। एक और है कितने चौराहे, लघु उपन्यास की तरह है और आज़ादी के संघर्ष से प्रेरित है। एक जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो परती परी कथा। इसको मैं चाहूँगा आप नोट से ही पढ़ लें, इसकी बस कहानी पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें देखने का है नहीं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। परती परी कथा मेलांचल के अलावा एक आंचलिक उपन्यास है। कहानी आप पढ़ लीजिएगा, वही पूर्णिया जिले की कहानी इसमें लिखी गई है, तो जो नोट्स में दिया गया है आप उससे ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई पेपर 1 का जो उपन्यास वाला जो टारगेट था वो हमने ख़त्म कर लिया है। हमने उपन्यास की यात्रा पढ़ कर ली है, सारे महत्वपूर्ण उपन्यासकार कर लिए हैं। अब पेपर 2 पे हमें रुक करना है, जिसमें हमें 4 जो उपन्यास हैं, गोदान, महाभोज, दिव्या और मेलांचल, ये चारों उपन्यास हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करते रहिए, मेरे को फीडबैक देते रहिएगा। कोशिश करते हैं इस वीकेंड पे मैं एक लाइव के थ्रू आपसे जुड़ूं और आपकी समस्याओं का समाधान करूं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।